चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं विद द टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपको मैक्रो के एमसीक्यूज करते हुए भी बोला था कि ये वीडियो खत्म होने तक आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि किस चैप्टर में से किस टाइप के एमसीक्यूज जनरली पूछे जाते हैं, कि पिक्चर बेस्ड है, स्टेटमेंट बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है या रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन है, वो सब हम कर लेंगे। फटाफट चालू करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द गिवन स्टेटमेंट टेक्स्ट केयरफुली। The government has now decided to further promote the development of mutual funds की बात हो रही है, mutual funds, by throwing the field open to the private sector and joint sector mutual fund in order to safeguard the interest of investing public and to encourage a healthy growth of the capital market. A comprehensive set of guidelines is being evolved for the operation of all mutual funds. देखो बात किस चीज की हो रही है, बात हो रही है या तो म्यूचुअल फंड की या फिर कैपिटल मार्केट की। तो इसको ध्यान रखते हुए अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहले तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द सेक्टर अंडर विच द फोर्सेड रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से सेक्टर में ये जो रिफॉर्म लाए गए। देखो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो एलिमिनेट करते जाते हैं। टैक्स नहीं होगा, फॉरेन ट्रेड नहीं है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नहीं है, तो बचता क्या है, आंसर इज फाइनेंशियल सेक्टर। क्लियर। दूसरे में आते हैं। Dash maintained a monopoly over the India's export and import while the rest was allowed with a few other countries. देखो मोनोपोली कंट्रोल की बात हो रही है, मतलब ये बात हो रही है चैप्टर नंबर 1 की, और हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में ही हमने पढ़ा कि इंडिया के ट्रेड के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल रखा था ब्रिटिशर्स ने। देखो फटाफट याद करो क्या पॉइंट पढ़ा था हमने मोनोपोली कंट्रोल के अंदर में, कि ब्रिटिशर्स ने हमको अलाउ किया था टू ट्रेड विथ ओनली 4 नेशंस, ब्रिटेन, चाइना, श्रीलंका एंड ईरान, जिसमें से भी मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। क्लियर। चलो, ह्यूमन कैपिटल इज डैश, यानी ह्यूमन कैपिटल इनमें से कौन सी चीज है। ह्यूमन कैपिटल इज इनटैंजिबल इन नेचर। करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है। देखो फिजिकल कैपिटल जो होता है वो टैंजिबल होता है, ह्यूमन कैपिटल इज इनटैंजिबल। ह्यूमन कैपिटल इज इम्परफेक्टली मोबाइल। मोबाइल देखो मोबिलिटी होती है कि नहीं होती है, ह्यूमन कैपिटल की होती है, बट क्या वो परफेक्टली मोबाइल होता है, नहीं, तो ये भी करेक्ट है। इनसेपरेटेबल फ्रॉम इट्स ओनर, सही बात है। मेरी स्किल, मेरी एजुकेशन, मेरी नॉलेज, मेरी एक्सपीरियंस आप मेरे से नहीं ले सकते हो। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पीपल। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। Who are willing but do not get work, ऑब्वियसली यही करेक्ट आंसर है, हमें दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। Who are willing but do not get work। देखो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, a person who is able to work, a person who is willing to work at the prevailing wage rate but still cannot find work is unemployment। Clear। cheaper imported goods was one of the reason behind। cheaper imported goods के कारण क्या हुआ, याद करो कौन से चैप्टर की बात हो रही है, वापस ये आप याद करो। इंपोर्टेड गुड्स की बात है, मतलब वो टाइम जब हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी, तो उसके कारण अगर हमारे इंपोर्टेड गुड्स तो जो थे वो चीपर हो गए थे, उसके कारण क्या हुआ, ये कौन से सेक्टर को इंपैक्ट करेगा डायरेक्टली। ऑप्शन पढ़ो, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस ग्रोथ, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, यही हमारा आंसर है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। चीपर इंपोर्टेड गुड्स आए तो हमने हमारे कंट्री के गुड्स छोड़ के बाहर के गुड्स अपनाने शुरू कर दिए, इसके कारण हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाई। क्लियर। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिविजन्स एज, देखो इसमें से कौन सा है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज। ठीक है, ये बेसिक 8 कैटेगरीज होती है। फॉर सिंप्लिसिटी, ऑल द वर्किंग पर्सन एंगेज्ड इन दीज डिविजन्स कैन बी क्लब्ड इनटू 3 मेजर सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। इन सब में से कुछ एक्टिविटीज प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है और कुछ टर्जरी है। इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आएगा, एग्रीकल्चर आएगा और माइनिंग आएगी। ये हमने बीएसटी 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर 2 चीजें आती है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 और 2। अब देखो काफी बार ऐसे क्वेश्चंस में है ना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन 1 तो यू आर क्लियर कि 1 आएगा, 2 आर मतलब आप सेकंड ऑप्शन को लेके भी यू आर क्लियर। तो अब ऑप्शन देखो, या तो ओनली 1 या तो 1 और 2,
अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं है, जबकि एग्रीकल्चर तो 100% हमारा पॉइंट है, तो इसमें आंसर आएगा बी 1 एंड 2, यानी कि एग्रीकल्चर भी आएगा और माइनिंग भी आएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू डैश। अब देखो ये है आपके चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसके पहले ऐसा बोला जाता था दैट द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज आर मोर देन द डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज। लेकिन जब से न्यू न्यू इंडस्ट्रीज आई है तो ये उल्टा हो गया, नाउ द डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज इज मोर देन द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज। तो ऑप्शन पढ़ो, द फर्स्ट ऑप्शन, अ रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, यही है ना, पहले क्या था, सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, नाउ डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए, कि डिमांड सप्लाई में हमको एक रिवर्सल देखने को मिला है, पहले सप्लाई ज्यादा थी डिमांड से, अब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। क्लियर? फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 एंड 2 ऑफ द करस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। हमको करेक्ट पेयर चूज करना है। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री, इंस्टेबिलिटी इन इनकम, कोई लेना देना नहीं है। मिक्स्ड क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग, हाँ एनिमल हस्बेंड्री नंबर 2 से रिलेट होगा, बट ऑप्शन में ए और नंबर 1 है तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब अगर बी जो है वो ऑप्शन ए को रिलेट करता है जाके, तो बी एंड 2 वाला भी पॉइंट गलत हो गया कि फिशरी एंड मिक्स क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग, फिशरी का क्रॉप से कोई लेना देना नहीं है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह उगाना, दैट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यस दिस इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, सी एंड 3, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है, सी एंड 3 ये प्रॉपरली मैच होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, डैश इज द मेजर बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग। ये किस चीज की बात हो रही है, ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं, डैश इज द मेजर बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। कोऑपरेटिव आंसर नहीं होगा। एमएसपी क्या आंसर होगा, नहीं, क्योंकि एमएसपी इज टू एंश्योर दैट फार्मर्स गेट देयर फेयर वेजेस या फेयर प्राइजेस, तो इसकी बात हो रही है ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग की। तो क्या प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, नहीं, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है स्टोरेज की या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। तो फोर्थ पॉइंट दैट इज रेगुलेशन ऑफ मार्केट, जिसको हम रेगुलेटेड मार्केट भी कहते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? 10th क्वेश्चन, एक बार ये 10 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद में नोट करके बताना मेरे को कि किसके कितने सही हुए, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो वापस एक, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन मेट विथ मेनी प्रॉब्लम्स लाइक सीवियर ड्रॉट, कॉन्फ्लिक्ट विथ रशिया एटसेट्रा। क्या ये सही है, हाँ सही है, रशिया के साथ में प्रॉब्लम आया, ड्रॉट आया जिसके कारण 30 मिलियन लोग मर गए थे, हमने ये पढ़ा है पहले ही। Under agriculture reforms, commune lands were allocated to individuals for ownership. For ownership correct है क्या? रिफॉर्म पीरियड में, जब रिफॉर्म पीरियड आया था चाइना में रिफॉर्म कब आया, 1978। उसके फर्स्ट फेज में हमने क्या पढ़ा था कि कम्यून्स को तोड़ के लोगों को इंडिविजुअल लैंड दी गई थी, बट विद द पर्पस ऑफ यूज, नॉट विद द पर्पस ऑफ ओनरशिप। तो स्टेटमेंट 2 को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट 2 गलत है। 1 is true and statement 2 is false। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 11th पे आते हैं, चलो देखो पहले ये क्वेश्चन के पहले फटाफट बता दो किसके कितने करेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन 1 एंड 10 हमारे हो गए हैं। व्हाट इज योर स्कोर, कितने बच्चे हैं जिनके 10 में से 10 करेक्ट हैं, कितने हैं जिनके 10 में से 9 करेक्ट हैं। 11th वाला शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब देखो फिजिकल कैपिटल की बात हो रही है, क्या होते हैं फिजिकल कैपिटल, टैंजिबल होते हैं, they can be separated, they can be transferred, they are more mobile। तो एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या वो टैंजिबल होते हैं, यस। क्या हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, मैं अपना ये पेन क्या आपको बेच सकता हूं, आपके साथ में ट्रेड कर सकता हूं, यस। इमोबिलिटी, क्या ये फिजिकल कैपिटल का फीचर होता है, नहीं, इनफैक्ट फिजिकल कैपिटल इज मोर मोबाइल इन नेचर। क्लियर? तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 एंड 2 दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। डन। आगे 12, द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट इज। अब देखो याद रखना, हमने पहले भी पढ़ा है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। एमएसपी का मतलब होता है प्राइस फ्लोरिंग, मैंने बताया था, एफ से फ्लोरिंग, एफ से फार्मर्स। तो ये किसके लिए किया गया था, दिस वाज डन फॉर द फार्मर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर। देखो क्वेश्चन पढ़ते हुए ना ध्यान रखना, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। काफी बार बच्चे गलतियां करते हैं, इनकरेक्ट की जगह पे करेक्ट पढ़ के आ जाते हैं, फिर पहला ही स्टेटमेंट देके टिक कराएंगे कि हाँ यही है करेक्ट आंसर। आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फीचर एसोसिएट विद फॉर्मल सेक्टर। कौन से चैप्टर की बात हो रही है? एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6। अब फॉर्मल सेक्टर में क्या जॉब सिक्योरिटी होती है? हाँ होती है। क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं उनके एम्प्लॉइज को, फॉर्मल वर्कर्स को क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं? यस। क्या उनको इररेगुलर पेमेंट मिलती है? नहीं। तो ये इसका फीचर नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड वर्किंग आवर, यस, इनकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनके वर्किंग आवर सब फिक्स्ड होते हैं, यहां तक कि पेमेंट भी फिक्स्ड होता है, तो इनका पेमेंट इररेगुलर इन नेचर नहीं होता है। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन हो गया इररेगुलर पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। स्टेटमेंट 1, in order to address the problem of water and air pollution in India, the government of India had established Central Pollution Control Board, CPCB। क्या ये करेक्ट है? हाँ, ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या होता है? एयर एंड वाटर पोल्यूशन के ऊपर चेक करना, गवर्नमेंट को एडवाइस देना, इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज, इंडस्ट्रीज के ऊपर चेक रखना, एयर एंड वाटर पोल्यूशन के ऊपर चेक रखना, एक्सेट्रा। सेकेंड स्टेटमेंट, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जब हम बेसिकली हमारे ट्रीज एंड फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट, यानी हमारे फॉरेस्ट को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये भी करेक्ट है। सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है हमारी, और हमारे जो इंडिजीनियस फॉरेस्ट है, हमारे इंडियन फॉरेस्ट जो है वो कंप्लीटली बेकार हो जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। डन। 15 क्वेश्चन, modernization is an important economic planning objective that focuses on। अब modernization कौन से चैप्टर की बात हो रही है? चैप्टर नंबर 2। 4 गोल्स कौन से थे? The 4 goals were GEMS, gems, G से ग्रोथ, E से इक्विटी, M से मॉडर्नाइजेशन और S से सेल्फ रिलायंस। मॉडर्नाइजेशन का फोकस क्या था? याद करो। मॉडर्नाइजेशन के 2 फोकस थे, एक न्यू टेक्नोलॉजी और दूसरा चेंज इन द सोशल आउटलुक टुवर्ड्स विमेन। पढ़ो। Adoption of innovative technology, yes. Bringing positive change in the social outlook, yes. Equal distribution of income and wealth, नहीं। ये किसका पॉइंट था? ये था इक्विटी का पॉइंट। Abolition of intermediaries, नहीं, ये भी नहीं था, ये भी इक्विटी का पॉइंट था। तो ऑप्शन 1 and 2 यानी कि ऑप्शन डी 1 and 2 आर करेक्ट। सॉर्टेड। आगे क्वेश्चन नंबर 16, recently India hosted and chaired the summit of dash on वन ऑफ द रीजनल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग ग्रुप। इंडिया ने अभी रिसेंट में किसका कौन से इकोनॉमिक ग्रुप को हेड किया था या होस्ट किया था? G20। कहां पे किया था? दिल्ली में किया था। याद रखना, हमेशा कैपिटल में ही होता है। अंडर डैश अनएम्प्लॉयमेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 0। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर यानी MPL 0 कौन से केस में होता है? इट इज इन द केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको कंफ्यूज करने के लिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम यहाँ पे पूछ लेंगे। इसका दूसरा नाम क्या होता है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखना। तो MPL इज 0 इन द केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और इन द केस ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, डैश इज वन ऑफ द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इन विच पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया एंड चाइना। पाकिस्तान बहुत लिमिटेड चीजों में इंडिया और चाइना से आगे, और ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना दोनों से आगे है। क्लियर। 19, आउटसोर्सिंग फ्रॉम इंडिया हैज बिकम मोर इंटेंसिफाइड इन द रीसेंट टाइम्स ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ डैश। देखो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में कि ग्लोबलाइजेशन के कारण आउटसोर्सिंग इंडिया से बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग IT सेक्टर, बिकॉज ये हमारा जो कम्युनिकेशन और IT सेक्टर है वो बहुत फटाफट ग्रो कर रहा है। तो कौन से सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंस्ट्रक्शन का कोई लेना देना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, सपोज द परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर राइजेस इन एन इकोनॉमी एज कंपेयर टू द रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कफोर्स हमारा ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रेगुलर वर्कफोर्स। तो दिस इंप्लाइज डैश। क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस सिचुएशन में बी नोन एज डैश ऑफ वर्कफोर्स। फॉर्मलाइजेशन नहीं, ये होता है जब फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर।
अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, तो यहाँ पे बात हो रही है कैजुअलाइजेशन की, तो ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। 20 क्वेश्चन हो गए, कितने किसके सही है बताओ? 20 क्वेश्चन में से किसके 20 में से 20 करेक्ट है अभी तक? 20 में से 19, 20 में से 18, 20 में से 20। चलो तब तक 21st क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। रीजन असर्शन का क्वेश्चन है वापस। असर्शन, द ईयर 1921 इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है। इंडिया एंटर्ड इनटू व्हिच फेज ऑफ ट्रांजिशन? द सेकंड फेज ऑफ ट्रांजिशन। After the year 1921, India experienced a sharp rise in the population growth rate. Yes, 1921 के बाद में इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हुई है। इनफैक्ट 1921 के बाद में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत फटाफट इंक्रीज करी है। इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। तो यस, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। करेक्ट। क्वेश्चन 22 पे आते हैं। मैप इनिशिएटेड सॉरी यहाँ पे मैप नहीं आएगा, यहाँ पे माओ आएगा। माओ इनिशिएटेड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इन द ईयर, कब चालू हुआ था ग्रेट लीप फॉरवर्ड? 1958। इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये पहले से। GLF दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था इन 1958। कौन लेके आया था? माओ लेके आया था। क्या एम था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। क्या फॉर्म किया उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में? कम्यून्स। कितने कम्यून्स बनाए? 26,000 कम्यून्स बनाए। प्रॉब्लम किसके साथ में हुई? रशिया के साथ में। ये क्लियर है हमारा। 23rd, the Indian government adopted a policy of fixing maximum land holding. कौन से चैप्टर की बात हो रही है? चैप्टर 2, मैक्सिमम लैंड होल्डिंग फॉर एन इंडिविजुअल। इट इज कॉमनली नोन एज मैक्सिमम लैंड होल्डिंग। का मतलब क्या होता है? लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का एम क्या था अगर मैं आपको पूछता हूं? व्हाट वाज द एम? To reduce the concentration of land in few hands. Clear? Study the following image and identify the measure adopted by the government to improve agriculture marketing. अब आपको जैसे ये इमेज दिख रहा है, इसमें खूब सारा सामान पड़ा है। देयर इज बहुत ज्यादा ऑर्डरली मैनेजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डरली यहाँ पे दिख रहा है आपको। ऑर्डर दिख रहा है मेन, तो सब चीज अपनी अपनी जगह पर पड़ी है, सब कुछ है। तो इसमें से कौन सा होगा? कोऑपरेटिव नहीं। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं। इंफॉर्मेशन की बात हो रही है नहीं। तो आंसर क्या है? रेगुलेटेड मार्केट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब आप में से काफी बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये तो कोऑपरेटिव की बात हो रही है ना, इतना सारा सामान पड़ा है तो कोऑपरेटिव भी तो हो सकता है, लोगों ने अपना सामान पूल किया है। देखो, इतना व्यवस्थित, इतना ऑर्डरली मैनेजमेंट होता है ना, तब इट इज द केस ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। एंड रिमेंबर, कोऑपरेटिव का जो रोल है इन रूरल एरियाज, दैट इज मोर इन द क्रेडिट पार्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमको ज्यादा फंक्शनल दिखती है इन द केस ऑफ रूरल क्रेडिट। क्लियर? चलो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस लिबरलाइजेशन। चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू। आउटराइट सेल ऑफ पार्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नहीं। ये तो किस चीज की बात हो रही है? प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ये इंक्रीज इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन का बात हो रहा है। ये रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, हाँ इसकी ये है, देखो इसकी बात हो रही है, यही है लिबरलाइजेशन। 4th पॉइंट भी पढ़ लो। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये तो सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर की बात हो रही है। लिबरलाइजेशन क्या हुआ? रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। 25 क्वेश्चंस हो गए हमारे, हम आधे, वी आर हाफ वे देयर। किसके 25 में से 25 करेक्ट है? कोई है ऐसा जिसके 25 में से 25 है? एक बार देख लो, चेक कर लो सारे। 26 के ऊपर चलते, तब तक कमेंट में मेरे को बता देना किसके कितने सही है। इन चाइना अंडर डैश द पेजेंट्स वर प्रोवाइडेड विद पूल्ड लैंड। पूल्ड लैंड मतलब एक साथ में खूब सारी लैंड, बड़ी लैंड, टू क्रिएट लार्जर फील्ड दैट वुड यील्ड ग्रेटर आउटपुट एंड दे शेयर्ड फार्म इंप्लीमेंट्स। किस चीज की बात हो रही है? क्या ज्वाइंट फार्मिंग जैसा कुछ पढ़ा है हमने? नहीं। जीपीसीआर नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन बिल्कुल नहीं। आंसर इज कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम में क्या किया था? पीपल वर गिवन बिगर लैंड्स, उनको बोला था कलेक्टिव फार्मिंग करो। तो जब कलेक्टिव फार्मिंग यानी पूल्ड लैंड, बड़ी जमीन जिसपे सब मिलके काम करेंगे, तो यहाँ पे बात हो रही है कम्यून्स की। अगेन कितने कम्यून्स बने थे? 26,000 कम्यून, याद रखना। वाइड रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, सीबीएसई इजी क्वेश्चन भी पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर नहीं होगा तो क्या होगा? फिशरी नहीं। द ऑप्शन इज डेयरी प्रोडक्शन। चलो मेरे को बताओ, व्हाइट रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है? ऑपरेशन फ्लड। कौन लेके आया था? डॉक्टर वर्गसे क्यूरेन, याद रखना। और इंडिया
मिल्क प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे स्टैंड करती है? कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दो कि इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे स्टैंड करती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28, डैश इंडिकेटर में बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। किस चीज की डेफिनेशन है ये? लिबर्टी इंडिकेटर की। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, employment is an activity which enables a person to earn means of livelihood with for his or her family। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन हमने पढ़ा है, any person engaged in any economic activity to earn a living is employment, is a worker। ये करेक्ट है स्टेटमेंट। A worker is the one who contributes to the process of GDP by rendering his productive services। हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा सी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहे हैं। Which of the following country या countries followed 5-year planning? आई थिंक द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ सबके 5-year प्लान कब आए थे। इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था? 1951। चाइना का 1953। पाकिस्तान का 1956। तो आंसर क्या आ गया? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक कोई एक बच्चा तो ऐसा होगा जिसके सारे करेक्ट है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स variety of crops rather than one specialized crop is known as diversification of what? Production of diverse variety of crops। तो समझ में आ रहा है ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात हो रही है यहाँ पे। सिंपल सी बात है। अगर एक्टिविटी होता तो हम ऐसा बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड फ्रॉम फार्मिंग इन अदर एक्टिविटीज, तो यहाँ पे बात होती डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज की। याद है ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज हमने पढ़ा है रूरल डेवलपमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट यहां पे बात क्या हो रही है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की। 32 अगेन रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है। पहले असर्शन पढ़ लेते हैं एक बार। पीपल स्पेंड टू अक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर एंड अदर मार्केट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। कौन से चैप्टर का बात हो रहा है? चैप्टर नंबर 4 HCF। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पीपल स्पेंड टू अक्वायर इंफॉर्मेशन। हाँ जी बिल्कुल, लोग खर्चा करते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन। क्यों खर्चा करते हैं? क्या ये रीजन करेक्ट है? Expenditure on information is necessary for efficient utilization of human capital stock। Yes, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब एक बार बिकॉज लगा के स्टेटमेंट को साथ में पढ़ते हैं। पीपल स्पेंड टू अक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर एंड अदर मार्केट्स बिकॉज expenditure on information is necessary for efficient utilization of human stock capital formation। Yes, both are correct and reason is the correct explanation for assertion। Question 33, in the post-independence era, the policy makers of India emphasized on self-reliance for first how many plans? 6 plans? No. 7, 8, 9, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 9 भी नहीं, 8 भी नहीं। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है फॉर द फर्स्ट 7 5-year plans। याद रखना। Identify which of the following statements is incorrect about the rural banking in India। स्टेटमेंट बेस्ड वापस कौन सा इनकरेक्ट है वो देखते हैं हम लोग रूरल बैंकिंग के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट, रूरल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस। हाँ, बहुत सारी एजेंसीज है ना। रीजनल रूरल बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, नबार्ड है, बहुत सारा है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड अ वेल स्ट्रक्चर्ड रूरल बैंकिंग सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड इन इंडिया। हाँ, हमने पढ़ा है 1969 में तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी हो गया था। फिर रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम। हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बचा ही एक ऑप्शन, फिर भी पढ़ के एक बार कंफर्म कर लेते कहीं हमने ऊपर वाले कोई गलत तो नहीं पढ़ लिए। द रूरल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया वर्क्स अंडर द गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, identify which of the following statement is incorrect about the functions of environment। environment के बारे में कौन सी जो बात हो रही है वो गलत बात हो रही है, वो पढ़ लेते हैं फटाफट। the first statement, environment provides resources। हाँ बिल्कुल इनकरेक्ट ढूंढना है हमें, ये तो करेक्ट है। environment absorbs wastage। yes, absorption capacity, carrying capacity। environment sustains life। हाँ। एनवायरमेंट डेटोरिएट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। नहीं भाई, एनवायरमेंट सुधारता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेटोरिएट नहीं करता है।
Question 36, which one of the following is the indicator of educational achievement in India? Educational achievements हम कौन से सेक्टर में देख पाते हैं? यूथ लिटरेसी रेट बढ़ी है, एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ी है, प्राइमरी स्कूल कंप्लीशन रेट भी बढ़ा है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. क्लियर? Suppose an imaginary economy is experiencing a situation of rise in real gross domestic product, यानी GDP बढ़ रही है in short, without any corresponding adequate rise in the employment opportunity in the economy. तो this situation is called as dash growth. एक ही टर्म हमें पता है डैश ग्रोथ से, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ कब होती है? जब कंट्री की जीडीपी तो ग्रो कर रही है, लेकिन 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 हमारी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है. इसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ. रीजन क्या होता है जॉबलेस ग्रोथ का? Because the economy has shifted from labor intensive to capital intensive techniques. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 38, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वापस. The British policies led to huge employment generation in the secondary and tertiary area. क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज टू बेनिफिट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. नहीं भाई, बिल्कुल नहीं. दोनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे. बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमने पढ़ा है, वो रोड क्यों लेके आए? मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, रेलवे, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, एयर एंड वाटरवेज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ दैट इज कम्युनिकेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. तो इंडिया के बेनिफिट में तो कुछ भी नहीं था. क्लियर? अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वापस पढ़ लेते हैं हम फटाफट. खत्म. वी आर ऑलमोस्ट देयर. 39 हो गए हैं. 11 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. The purchase of food grains made by the government on minimum support price is maintained as buffer stock. हाँ, बफर स्टॉक मेंटेन करती है गवर्नमेंट. कौन से गुड्स का? जो एमएसपी के रेट पे उन्होंने फार्मर से खरीदा है, उसका बफर स्टॉक मेंटेन करती है. ट्रू. मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेफगार्ड्स द फार्मर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्रोडक्ट प्राइसेस. हाँ, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा ऐसे मुंह टेढ़ा करके पढ़ो. सिमिलैरिटीज इन पॉलिसीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान में क्या क्या सिमिलैरिटीज है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. हाँ, दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी है. ग्रीन रेवोल्यूशन. यस. तो तीसरा पॉइंट आपको ढूंढना है. डुअल प्राइसिंग पॉलिसी. ऑफ कोर्स नॉट. डुअल प्राइसिंग पॉलिसी आई थी चाइना में. कम्यून सिस्टम वापस आया था चाइना में. ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन वापस आया था चाइना में. और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हाँ हमने पढ़ा है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस रखा था. सी. और भी पॉइंट्स आते हैं. दोनों ने पब्लिक सेक्टर को मेजॉरिटी रोल दिया था. क्लियर? ये से अलग पॉइंट था वैसे, बट यहाँ पे आंसर है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन 41, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कितने लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग फोर्स अमॉन्ग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. हाँ, यही करेक्ट है ऑप्शन. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी में कितने लोग थे, सेकेंडरी में कितने और टर्शियरी में कितने. याद करो, प्राइमरी में 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन, सेकेंडरी में 10%, टर्शियरी में 15 to 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. जस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, रिवीजन हो रहा है. 42, डैश इंप्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज. किस चीज की बात हो रही है? गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज का ओनरशिप या मैनेजमेंट अगर किसी और के पास में जा रहा है तो दैट इज प्राइवेटाइजेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर प्राइवेटाइजेशन? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर. आगे 43, वापस रीजन असर्शन का क्वेश्चन आ गया है. असर्शन, India and Pakistan adopted many similar strategies for their respective economic development path. हाँ, हमने अभी भी पढ़ा ना, mixed economy, green revolution, ठीक है, major role to the public sector, import substitution, बहुत सारे पॉइंट पढ़े अभी हमने. In the late 1970s, India and Pakistan came up with the policy of denationalization of capital good industries. Correct है ना ये स्टेटमेंट भी? It is wrong. क्यों? डीनेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज लेट 1970s में हुआ था, खाली पाकिस्तान में, नॉट इन इंडिया. तो यहाँ पे रीजन इज फॉल्स बट द असर्शन इज ट्रू. तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे. डन. 44, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. चैप्टर 4 का क्वेश्चन आ गया ये. वेयर डैश इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल क्योरेटिव मेजर. देखो, हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है?
प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्योरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें क्योरेटिव मेडिसिन का एग्जांपल लग रहा है? वैक्सीन नहीं, क्योंकि वैक्सीन कौन सी टाइप की मेडिसिन है? प्रिवेंटिव। मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, ड्यूरिंग इलनेस मतलब जब बीमार है तो उसको क्योर करने के लिए, तो यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी सी और डी पढ़ लेते हैं एक बार। स्प्रेड ऑफ हेल्थ अवेयरनेस नहीं, ये सोशल मेडिसिन की बात हो रही है। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं, ये तो अलग से दिया गया था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डन। 45. The geographical area in which specific laws are applied to encourage foreign investments are, ऐसा एरिया जो बनाया जाता है just to attract foreign investment। याद करो चैप्टर 8 में तो हमने पढ़ा था कि चाइना की गवर्नमेंट ने 1980s तक ऐसे 4 जोन्स बना लिए थे जस्ट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और वो जोन्स थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 46. The extent of constitutional protection of the independence of the judiciary and the rule of law is an example of, ये तो डेफिनेशन ही है लिबर्टी इंडिकेटर का, तो आंसर इज लिबर्टी। देखो लिबर्टी इंडिकेटर 2 से 3 बार आ गया है, इसका मतलब ये टॉपिक तो बहुत जरूरी है, पढ़ के जाना। द डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर एंड फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर, पढ़ के जाना। स्टडी द फॉलोइंग इमेज केयरफुली। ग्रीन रेवोल्यूशन बीच में है, ग्रीन रेवोल्यूशन से HYV सीड यूज होते थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रैक्टर्स, तो व्हाट इज द थिंग दैट इज लेफ्ट, वो पढ़ लेते हैं। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में रेगुलर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर होता था? हाँ। यूज ऑफ नेचुरल मैन्योर्स नहीं भाई, ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। अ लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड ट्रेडिशनल सीड्स, तो आंसर आएगा यहाँ पे रेगुलर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने चालू कर दिए थे, ठीक है, और उल्टा हमारा इरिगेशन फैसिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ गई थी, ज्यादा क्रॉप उगने लग गए थे। 48. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वापस। इंडिया हैज बीन द फ्रंट रनर ऑफ एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, कौन से चैप्टर में से, वही नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ो वापस। इंडिया हैज बीन द फ्रंट रनर ऑफ एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, यस। इंडिया WTO का पार्ट है, इंडिया डेवलपिंग नेशंस के लिए फ्रंट रनर बना है, इंटरेस्ट, इट इज पार्टिसिपेटिंग। कीपिंग इट्स कमिटमेंट, इंडिया हैज नॉट रिमूव द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्या लग रहा है? ऑप्शन 2 सही है या गलत है? इंडिया हैज नॉट रिमूव, नहीं भाई, इंडिया हैज रिमूव क्वांटिटेटिव। आपको अगर याद हो, टैरिफ और कोटा दो चीजें होती है जो इंपोर्ट रोकती है। इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी, 250% से कम करके हम ले आए थे डायरेक्टली 10% पे, और रिमूवल ऑफ कोटा हमने किया था, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डन। 49. लास्ट 2 क्वेश्चंस, मुझे चार्ट में बता देना किसके कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन। हमने अभी पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा कि रूरल बैंकिंग में मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन है, मतलब बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही है, एक्सेप्ट कौन सी इसमें से रूरल बैंकिंग का पार्ट नहीं है? कमर्शियल बैंक, हाँ ये पार्ट है, रीजनल रूरल बैंक पार्ट है, लैंड डेवलपमेंट बैंक भी पार्ट है, प्राइवेट मनी लेंडर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया, ठीक है। जो हमारा रूरल क्रेडिट है जिसमें हमने पढ़े थे 2 सेक्टर, ठीक है, तो ये नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस हमारे होने आए, 50 क्वेश्चंस लास्ट 5 साल के पेपर आप एक तरीके से सॉल्व कर चुके हो ओनली फॉर आईडी। अगर आपके 50 में से 45 आ रहे हैं, दैट मींस आपकी इस बार की इको के एग्जाम में देयर इज अ चांस कि आपके 10 में से 9 एमसीक्यू करेक्ट होंगे। अगर आप 45 प्लस पे बैठे हो तो देयर इज अ चांस कि 10 में से 10 एमसीक्यू आपके करेक्ट होंगे इस साल। अगर आप 50 में से 40 की रेंज में बैठे हो तो इट मींस समवेयर अराउंड 8 एमसीक्यूज दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट इट राइट। बट हमने ये किया था सो दैट यू कैन गेट 10 आउट ऑफ 10। मेनली अब आपको पता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, रीजन असर्शन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मेरे को चाहिए कि किसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, कमेंट करके बता देना मुझे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है? डिफॉरेस्टेशन तो 100% रेस्पॉन्सिबल है फॉर लैंड डिग्रेडेशन, तो ये ऑप्शन गलत है। ओवरग्रेजिंग, यस, ये भी हमारे लिए लैंड डिग्रेडेशन करता है।
इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, यस ये भी करता है। प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, अरे नहीं भाई, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन होता तो हम बोलते कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन प्रॉपर क्रॉप रोटेशन से क्या लैंड डिग्रेडेशन होता है? नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सॉर्टेड है। ये आपके हो गए 50 एमसीक्यू आईडी के। अगर आपको और 50 क्वेश्चन चाहिए तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलो मिलते हैं। अब हम मिलेंगे इन 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चंस, दैट इज टुमारो। उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे द लॉन्ग आंसर्स, दैट इज 6 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम एक दिन रात को अगर पॉसिबल होगा तो वील डू अ ऑल नाइटर, वील डू अ गेस्ट पेपर, वील डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कल। बाय बाय।